वेलकम टू गौरव क्लासेस। तो देखिए वर्ब का टॉपिक चला हुआ था और वर्ब में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था। वर्ब के 8 पार्ट हम कर चुके थे, ठीक है। उनमें हमने मेन वर्ब के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है जी। पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा था, ठीक है। कैसे हम वर्ब को एडजेक्टिव की तरह ट्रीट कर पाते हैं और कब मेन वर्ब की दो थर्ड फॉर्म होती है तो उनको कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने काफी कुछ पढ़ा था। अब हम जो वर्ब पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो मॉडल होते हैं, यानी कि जो मॉडल होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब का पार्ट होते हैं। तो हम ये मॉडल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो भी मॉडल होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, जो भी होते हैं etc, ठीक है। तो हम सभी मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि मॉडल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फिर वहां स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ किस मॉडल का यूज कैसे करना है। कुछ स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता कि मॉडल का यूज आखिरकार ग्रामर में होता क्यों है, ठीक है। मॉडल का यूज ग्रामर में क्यों होता है कुछ स्टूडेंट को नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए जब मैं वर्ब को डिटेल से पढ़ा रहा हूं तो मॉडल को भी इसी में कवर कर देते हैं क्योंकि ये वर्ब का ही पार्ट है, ठीक है। पहले बात ये होती है कि या ये क्वेश्चन आता है कि जो मॉडल होते हैं मतलब वो किस वर्ब का पार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो मॉडल होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट होते हैं। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट होते हैं, एक तो प्राइमरी वर्ब और एक मॉडल्स होते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी वर्ब होती है यानी बी की फॉर्म होती है, डू की फॉर्म होती है, हैव की फॉर्म होती है। जो प्राइमरी वर्ब होती है वो टेंस बताने का काम करती है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि जो मॉडल्स होते हैं ये फिर क्या बताने का काम करते हैं सेंटेंस में, ठीक है जी। तो मैं अभी एक चीज बताऊं कि जो मॉडल्स होते हैं ग्रामर में, यानी जो मॉडल होता है कोई भी जो मॉडल होगा वो कभी भी टेंस नहीं बताएगा, वो हमेशा इंटेंशन बताएगा स्पीकर का, ठीक है जी। यानी स्पीकर की जो इंटेंशन होता है उसको एक्सप्रेस करने का काम ग्रामर में मॉडल का होता है, ठीक है। यानी हर एक मॉडल, यानी जो भी मॉडल होगा वो हमेशा किसी ना किसी मतलब इंटेंशन बताने का काम करेगा स्पीकर की, ठीक है। कोई ना कोई इंटेंशन बताएगा, ठीक है। तो आज हम मॉडल से ही डिस्कस करेंगे। दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बता दूं, कोई भी मॉडल होगा, क्योंकि मॉडल जो होता है भाई, क्योंकि जो मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो हमेशा इसके साथ क्या होगा जी, मेन वर्ब आएगी, ठीक है। मॉडल के साथ हमेशा क्या आएगी जी, मेन वर्ब आएगी। और मेन वर्ब की भी हमेशा बेस फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमेशा ये भी याद रखना, यदि आपसे कोई पूछ ले कि मॉडल जो होता है उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, बेस फॉर्म। क्योंकि ये टेंस नहीं है तो एसईआईएस का कोई यहाँ मुद्दा नहीं उठता, क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईआईएस हम कंसीडर करते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। क्योंकि मॉडल टेंस बताने का काम नहीं करता, ये स्पीकर की इंटेंशन बताने का काम करते हैं। तो यहाँ पर कोई आप ये मत सोच लेना कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो कैन वगैरह के साथ एसईआईएस लगा देंगे, नहीं, ठीक है। बेस फॉर्म आएगी, ठीक है। और जो मॉडल के साथ परफेक्ट फैमिली यानी हैव आ जाएगा तो उसके साथ वर्ब की क्या आती है जी, वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है जी। तो चलिए जी, अब मॉडल देखिएगा, बहुत मॉडल्स होते हैं ग्रामर के अंदर, एक एक मॉडल को हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि 2 मिनट में मैंने कैन बता दिया और 2 मिनट में मैं पढ़ा दिया, नहीं, मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। खैर, अब जो हम मॉडल लेकर चले हैं पहले वो कौन कौन से हैं ये देखिएगा। तो देखिएगा जो हम मॉडल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जी कैन और मे, ठीक है। कैन और मे, ठीक है। कैन और मे जो मॉडल होते हैं, क्योंकि ये मॉडल होते हैं तो ये भी कुछ ना कुछ इंटेंशन बताते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या बताने का काम करते हैं, तो समझिएगा कैन और मे। कैन और मे ये मॉडल होते हैं। कैन का प्रयोग हमेशा याद रखना, कैन का यूज तब किया जाता है जब हमें एबिलिटी बतानी होती है किसी पर्सन की, ठीक है जी, कि उस काम करने की एबिलिटी है किसी शख्स में, ठीक है। तो कैन का यूज तब होता है, कैन का यूज होता है एबिलिटी ऑफ समवन के लिए, ठीक है जी, क्योंकि वो पर्सन ही होगा, एबिलिटी ऑफ समवन या समबडी, ठीक है जी। और जो मे होता है ये पॉसिबिलिटी बताने का काम करता है जी, क्या काम करता है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी एक्शन की बताई जाती है ना कि पर्सन की, तो ये हो जाएगा समथिंग। फिर से बता दूं,
कैन जो होता है ये एबिलिटी बताने का काम करता है और जो मे होता है ये पॉसिबिलिटी बताने का काम करता है, ठीक है। अगर आपको रेफर करनी है किसी की एबिलिटी तो वहां पर कैन मॉडल का यूज होगा, और यदि आपको पॉसिबिलिटी बतानी है यानी गैस करना है, ज्यूम करना है, तो वहां पर मे मॉडल का यूज होगा, ना कि कैन का, ठीक है। फिर से बता दूं, कैन एबिलिटी बताएगा और मे पॉसिबिलिटी बताएगा, ठीक है जी, याद रखना। हालांकि और भी बताते हैं, कैन और मे का यूज एक दो जगह और होता है, वो आगे बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी हम इसी के कुछ सेंटेंस देखेंगे। कैन का यूज एबिलिटी बताने के लिए होता है और मे का यूज पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बताने के लिए होता है, ठीक है जी। कुछ सेंटेंस देखते हैं और फिर बताएंगे। इतना तो अभी आपको पता ही लग गया। देखिएगा, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे यहां। पहला सेंटेंस, योर फ्रेंड डैश सोल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स, ठीक है। ये हो गया जी, योर फ्रेंड डैश सोल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स। नेक्स्ट हो गया, योर फ्रेंड डैश, ये हो गया जी, योर फ्रेंड डैश सोल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स। योर फ्रेंड डैश स्पीक, राइट एंड your friend does speak and write English well, okay। थर्ड सेंटेंस हो गया जी, your friend does get into some trouble this time। देखिएगा, मान लो 3 सेंटेंस है और तीनों सेंटेंस में आपसे पूछा जा रहा है कि किस सेंटेंस में कैन का यूज होगा या फिर किस सेंटेंस में मे का यूज होगा, ठीक है। पहला सेंटेंस, योर फ्रेंड डैश सोल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस में हम क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैन या मे, सोचो। तो मैं आपको बता दूं, इस सेंटेंस में हम कैन का यूज भी कर सकते हैं और मे का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, इधर वे, ठीक है। तो यहां पर कैन भी आ सकता है या मे भी आ सकता है, बस फर्क देखिएगा क्या हो जाएगा। यदि हम यहां कैन का यूज करेंगे, जो कैन होता है वो हमेशा पर्सन की एबिलिटी बताने का काम करता है सेंटेंस में। अगर हम ये लिख रहे हैं कि योर फ्रेंड कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स, तो इसका मतलब कैन के द्वारा हम बताना चाह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की तुम्हारे फ्रेंड में एबिलिटी है, ठीक है ना। तो यानी कैन के द्वारा हम क्या बता रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड में एबिलिटी है, ठीक है ना, ही हैज गॉट एबिलिटी, ठीक है ना, तो ही इज एबल, ठीक है। तो योर फ्रेंड कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स, तो कैन के द्वारा हमने योर फ्रेंड की एबिलिटी बताई। लेकिन अब एक चीज देखो, अब मान लो किसी पर्सन में कुछ काम करने की एबिलिटी है, तो जरूरी नहीं है कि एबिलिटी होते हुए वो उस काम को करे। भाई मान लो मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं पढ़ाना, मतलब मैं पढ़ा सकता हूं, ठीक है, लेकिन मान लो मुझे कोई कोचिंग सेंटर वाले कहने लगे कि हाँ सर हमारे यहाँ भी पढ़ा दीजिएगा, तो एबिलिटी तो मेरे पास है, वो जरूरी नहीं है कि मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, ठीक है ना। अब ये बताने के लिए, मतलब वो एक्शन बताने के लिए कि एक्शन होगा या नहीं होगा, वो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो पॉसिबिलिटी बताने का काम कैन नहीं करता, वहां मे करता है, ठीक है ना। तो कैन ने तो बताई एबिलिटी, लेकिन अब हमें बताना है कि सोल्व वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है ना। एबिलिटी तो है, तो वो बताने के लिए मे का यूज हो गया जी, ठीक है। तो कैन और मे यहां दोनों ठीक है, ठीक है ना। कैन और मे जो दोनों मॉडल्स हैं वो दोनों ठीक है। कैन बता रहा है कि तुम्हारा फ्रेंड यानी कि एबिलिटी है उसमें, ही हैज गॉट एबिलिटी, या ही इज एबल, ठीक है ना, वो एबल है, ठीक है। लेकिन अब चलो एबिलिटी तो है, लेकिन वो काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना, वो पॉसिबिलिटी बताने के लिए वहां मे मॉडल्स का यूज होगा जो हमने किया है। तो यहां पर कैन भी ठीक है और मे भी ठीक है। कैन एबिलिटी बता रहा है, मे यहां पॉसिबिलिटी बता रहा है एक्शन की, ठीक है ना, हमेशा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखेगा, योर फ्रेंड डैश स्पीक एंड राइट इंग्लिश वेल। योर फ्रेंड डैश स्पीक एंड राइट इंग्लिश वेल। देखो स्पीकिंग एंड राइटिंग इंग्लिश वेल जो होती है एक स्किल होती है, ठीक है ना, ये पर्सनल एबिलिटी है।
भाई इंग्लिश बोलना या लिखना ये क्या होती है, कि स्किल होती है, और जितनी भी स्किल होती है, स्विम करना, ड्राइव करना, जितनी भी स्किल होती है वो पर्सनल एबिलिटी होती है, और एबिलिटी बताने के लिए हमें केवल कैन मॉडल का यूज करना होगा जी, मे का नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं होती, एक स्किल होती है, पर्सनल एबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहां केवल कैन यूज होगा, ना कि मे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, योर फ्रेंड डैश गेट इनटू सम ट्रबल दिस टाइम। गेटिंग इनटू सम ट्रबल, तो गेटिंग इनटू सम ट्रबल क्या है, ये यहां कोई हम एबिलिटी बता रहे हैं या फिर पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। ट्रेबल में चला जाना, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी ही बताने का काम करेगा, क्योंकि यहां कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो कोई डूअर परफॉर्म कर रहा है या उससे रिलेट करके हम एबिलिटी बता पाए, ठीक है ना। गेटिंग इनटू ट्रेबल ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है ना, कि वो ट्रेवल में हो सकता है, ठीक है ना। अब एबिलिटी तो नहीं होगी कि वो एबल है वो ट्रेवल में चला जाए, नहीं। यहां गेटिंग इनटू सम ट्रेवल क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, मतलब पॉसिबिलिटी बताने का काम कर रही है। अगर पॉसिबिलिटी बताने का काम करेंगे तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, केवल मे लिखेंगे। तो देखिएगा कुछ सेंटेंस ऐसा होता है वहां मे और कैन वहां दोनों इंटरप्रेट किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं वहां फिर कैन आ सकता है या फिर मे ही आ सकता है, ठीक है। एक फोर्थ सेंटेंस देखिएगा, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ यू रिक्वेस्ट हिम ही डज हेल्प यू। देखिएगा ये सेंटेंस है, और मैं आपसे पूछूं यहां कैन आएगा या मे आएगा, यहां कैन आएगा या मे आएगा। इफ यू रिक्वेस्ट हिम ही डज हेल्प यू, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, यदि तुम उससे रिक्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी सहायता करे, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, यहां आप क्या रेफर कर रहे हो, एबिलिटी ऑफ समबडी या पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, सोचो तो जरा। अब यदि यहां कोई सोच रहा है कि यहां एबिलिटी आएगी या फिर दोनों में से कोई आ सकता है, तो समझो जब पहले ही आपने पहली क्लोज से पढ़ा, इफ यू रिक्वेस्ट हिम, यदि तुम उससे रिक्वेस्ट करोगे, तो एक चीज बताओ, आप रिक्वेस्ट किससे करोगे। यदि आप किसी पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहे हो कोई एक्शन कराने के लिए, तो क्या उस एक्शन को करने के लिए उसमें एबिलिटी पहले से होगी या नहीं होगी। यदि तुम किसी की रिक्वेस्ट कर रहे हो कोई एक्शन कराने के लिए, तो जिस एक्शन को कराने के लिए तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो उस एक्शन के लिए उसमें एबिलिटी होगी पहले से ही या नहीं। क्योंकि अगर पहले से एबिलिटी नहीं होती तो तुम उससे रिक्वेस्ट नहीं करते, रिक्वेस्ट तुम उसी पर्सन से करते हो जिसमें वो एबिलिटी पहले से ही होती है, ठीक है ना। तो हमें पहली क्लोज से पता लग गया कि इस लड़के में वो एबिलिटी पहले से ही है। अब इसमें वो एबिलिटी पहले से है, लेकिन अब हमें बताना है कि वो काम होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां हमें पॉसिबिलिटी ही बतानी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसमें एबिलिटी होते ही वो काम करेगा ही करेगा, ठीक है ना, हो सकता है ना भी करे। तो यहां हमें क्या बताना है, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बताना है, क्योंकि एबिलिटी तो उसमें पहले से एग्जिस्ट कर रही है। तो इसलिए यहां केवल क्या यूज होगा जी, केवल मे यूज होगा, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग से मतलब सोचा करो, ठीक है ना। इंग्लिश को जितना दिमाग से सोचोगे, अपने खुद से करने की सोचोगे, रूल रट्टे में नहीं जाओगे, तो मतलब एक बेटर मतलब कर पाओगे ग्रामर को डील, ठीक है। तो खैर कैन और मे के कुछ यूजेस आपने सीखे, एक दो सेंटेंस और देखते हैं, देखिएगा। फिर से बता रहा हूं, अगर आपको एबिलिटी बतानी है तो वहां कैन का यूज होगा, अगर पॉसिबिलिटी बतानी हो तो मे का यूज होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई थिंक दे कैन गेट लेट, आई थिंक दे कैन गेट लेट, but he says that they can't get late। ये आई थिंक दे कैन गेट लेट बट ही सेज दैट दे कांट गेट लेट, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखिएगा, देखो इस सेंटेंस में क्या है, दो बार कैन यूज हो रहा है, और जो एक्शन है आपका देखिएगा गेट लेट। तो एक तो ये है कैन गेट लेट और एक है कांट गेट लेट, ठीक है, ओके। अब एक चीज देखो, या इस सेंटेंस में जो गेटिंग लेट होना है, ठीक है ना, जो गेटिंग लेट होता है वो कोई एक्शन तो नहीं होता, ठीक है ना। लेट होने में कोई एबिलिटी तो नहीं बता पाओगे आप, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पॉसिबिलिटी ही बताऊंगे। लेकिन अब एक चीज देखो, क्या दोनों कैन गलत है या एक कैन गलत है, ठीक है।
चलो इस सेंटेंस को समझाने के लिए मैं दो एग्जांपल और लिखता हूं इजी से, ठीक है ना। देखिएगा, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट कैन रेन टुनाइट, इट कैन रेन टुनाइट, या फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट कैन नॉट रेन टुनाइट। देखिएगा जी, इट कैन रेन टुनाइट या फिर इट कैन नॉट रेन टुनाइट, इन दोनों सेंटेंस को देखो और समझो, मतलब ये दोनों गलत है या एक गलत है, ये एक सही है या दोनों सही है। तो अब एक चीज देखो, इट कैन रेन टुनाइट मतलब जो आज रात है वो बारिश हो सकती है, भाई आज रात बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुनाइट। तो एक चीज देखो, बारिश का होना कोई मतलब यहाँ एबिलिटी बता रहे हैं क्या भाई, कि इस एक्शन को लेकर कोई एबिलिटी बता रहे हैं? नो भाई, ऑब्वियसली यहां पॉसिबिलिटी ही बताई जाएगी, क्योंकि यहां पर कोई डूअर नहीं है, या कोई यहां समझो कोई बारिश थोड़ा ही करेगा, या हम किसी ऐसे शख्स की एबिलिटी बताएंगे जो वहां पकड़कर बारिश करेगा ऊपर से, ऐसा तो नहीं है। तो बारिश होना एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ ऊपर वाला कैन बिल्कुल गलत हो गया। तो मैं आंसर में बता दूं, ये कैन गलत है, लेकिन ये कैन सही है। अब ये क्या हुआ कि ऊपर वाला कैन और नीचे वाला कैन मतलब सही हो गया, ऊपर वाला कैन गलत है। ऊपर वाला कैन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ जो रेन है वो कोई मतलब एक्शन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ जो हम बताएंगे वो एबिलिटी नहीं बताएंगे, वो हम पॉसिबिलिटी बताएंगे जी, ठीक है जी, पॉसिबिलिटी। क्योंकि यहाँ एबिलिटी नहीं है, ना ही यहाँ कोई डूअर है, क्योंकि एबिलिटी बताई जाती है डूअर की, डूअर यहाँ कोई नहीं है, ना ही कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है। फिर ऐसा कैसे हुआ कि सेकंड में ये सही हो गया? क्योंकि सेकंड में भी यहाँ तो रेन ही है, यहाँ भी कोई डूअर नहीं है, तो फिर कैन क्यों आ गया? तो समझिएगा, इसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, मान लो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही मे गो देयर, ही मे गो देयर, ठीक है भाई, मैंने कहा कि वह वहां जा सकता है, ही मे गो देयर। तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हुआ भाई? अगर मैं कह रहा हूं ही मे गो देयर, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हुआ है? सबको पता है मे के द्वारा हम जाने की पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं कि वह वहां जा सकता है। तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये भी तो है कि वह वहां नहीं जा सकता है। भाई वह वहां जा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि वह वहां जा भी तो नहीं सकता है। तो इसका मतलब ही मे गो देयर का मतलब क्या है जी? अंडरस्टूड ये भी तो है, ही मे नॉट, भाई जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो यानी मे के द्वारा जो पॉसिबिलिटी बताई जाती है उसका अंडरस्टूड मीनिंग मे नॉट होता है। मान लो मैंने इस सेंटेंस को ऐसे लिखता, ही मे नॉट गो देयर। मान लो मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखता कि ही मे नॉट गो देयर, वह वहां नहीं जा सकता, वह वहां नहीं जा सकता है, इसका मतलब जा भी सकता है। तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हुआ? ही मे, ठीक है। तो इससे आप क्या समझे? इससे आप ये समझे कि जो मे होता है, इससे आप ये समझे कि जो मे होता है और मे नोट होता है, मे और मे नोट ये इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। मे इक्वल मे नोट, क्योंकि मे का मतलब मे नोट होता है और मे नोट का मतलब मे होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मे बराबर मे नोट, इनमें कोई फर्क नहीं है, मे का मतलब मे नोट ही होता है। इसलिए आपने ज्यादातर ग्रामर की बुकों में मे नोट लिखा नहीं देखा होगा, क्योंकि वहां मे का ही तो अंडरस्टूड मीनिंग मे नोट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए क्या होता है, जो जहां पर मे लिखा होता है, जो मे लिखा होता है उसका मतलब मे नोट ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं कहूं कि जो मे होता है उसका मीनिंग ना तो यस होता ना ही नो होता, यानी कि हम सर्टेन नहीं होते, हम सर्टेन नहीं होते, हम निश्चित नहीं होते, वहां हम केवल गैस करते हैं, ठीक है ना। वहां हम केवल पॉसिबिलिटी बताते हैं एक्शन के होने की भी और नहीं होने की भी, ठीक है ना। लेकिन जो कैन का यूज होता है वो सर्टेन कंडीशन में बताया जाता है, या तो यस होगा या नो होगा। यदि हमें कहीं भी यस या नो के रिप्लाई की जरूरत पड़ रही है तो वहां कैन होगा, लेकिन यदि हमें ये बताना है ना तो यस ना नो, तो वहां मे यूज होगा। समझ में आई बात? तो मे का मतलब मे नोट होता है, इसलिए मे नोट लिखा हुआ गलत इसलिए ही बता देते हैं कुछ लोग, क्योंकि मे का मतलब मे नोट होता है, ठीक है ना। इसलिए जो ऊपर लिखा है हमने इट, यहाँ कैन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ हमें पॉसिबिलिटी बतानी थी। अगर हमें पॉसिबिलिटी बतानी है तो फिर क्या हो जाएगा? इट मे रेन टुनाइट, मतलब आज रात बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी सही होगी। लेकिन यहाँ कैन नॉट क्यों सही हुआ? क्योंकि जो कैन नॉट है यहाँ क्या बता रहा है? इम्पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक है, कि बारिश नहीं होगी। समझ में आई बात?
तो कैन नॉट जो होता है वो इम्पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है। समझ में आई बात कि जो कैन नॉट होता है वो इम्पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है और जो मे होता है वो पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है। वो यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, लेकिन अगर हम श्योर है किसी बात को लेकर या किसी एक्शन को लेकर श्योर है तो वहां हमेशा कैन होगा। लेकिन अगर श्योर नहीं है और गैस कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो वहां पर फिर मे मॉडल का यूज होगा, ना कि कैन का। ठीक है जी, तो खैर ये समझ में आया। तो मे यहां इस कैन यहां इसलिए गलत था क्योंकि यहां कोई एबिलिटी नहीं बता रहे, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। कैन नोट यहां इसलिए सही हो गया क्योंकि मे नोट का यूज तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपर ही मे का मतलब मे नोट हो गया। तो यहां जो कैन नोट है ये इम्पॉसिबिलिटी बताने का काम कर रहा है और यहां हम श्योर है किसी बात को लेकर। ठीक है जी, तो ये समझ में आया। तो चलो अब जो मैंने इतना समझाया, ऊपर बताओ कौन सा कैन सही है और कौन गलत है। अब आप खुद समझ गए होंगे, क्योंकि जैसे बारिश का होना कोई एक्शन यहां डूअर वगैरह नहीं था, तो यहां भी देखो आई थिंक दे कैन गेट लेट बट ही सेज दैट दे कांट गेट लेट। तो गेटिंग लेट होना क्या है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, गेटिंग लेट होना पॉसिबिलिटी है, ना कि किसी की एबिलिटी है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है तो क्या आ जाएगा जी, में। ठीक है, बट यहां हमने कांट देखा तो कांट का मतलब बिल्कुल सही है। यहां क्या बता रहे हैं, इम्पॉसिबिलिटी। भाई यहां हम क्या बता रहे हैं, इम्पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, और ये सही भी हो गया। ठीक है, ओके। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सोचा करो, ठीक है, कि कांट सही होता है लेकिन मे का मे नोट सही नहीं होता, क्योंकि मे का मतलब ही मे नोट होता है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही मे बी, या ही मे या कैन बी बास्केटबॉल प्लेयर as he is tall like a mule। ठीक है जी, तो लिखा ही में या कैन, ही में और कैन बी ए बास्केटबॉल प्लेयर एज ही इज टॉल लाइक ए म्यूल। ये कहीं एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इसमें आप ये बताओ कि यहाँ पर कैन आएगा, मे आएगा। ठीक है, यहां पर आप क्या कर रहे हो, पहले सोचने की कोशिश करो। यहाँ एबिलिटी बता रहे हो या कुछ एज्यूम कर रहे हो, ठीक है, ये सोचो। पढ़ते हैं, ही मे या कैन बी ए बास्केटबॉल प्लेयर एज ही इज टॉल लाइक ए म्यूल। ठीक है, देखो एज मतलब क्योंकि ही इज टॉल, वह लंबा है, लाइक ए म्यूल, म्यूल की तरह। ठीक है, तो एक बात, तो टोल होना क्या है, क्या एबिलिटी है? नहीं, क्योंकि टोल एक्शन नहीं होता, वो क्वालिटी है। क्योंकि जब हम एबिलिटी बताते हैं तो एबिलिटी को हम किसी पर्सन की एबिलिटी को एक्शन से ही तो रिलेट करते हैं कि वो एबल है कोई एक्शन करने के लिए, लेकिन यहां तो कोई एक्शन है ही नहीं। अरे टोल मतलब एक क्वालिटी होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है सी, तो ये क्वालिटी होता है, ना कि कोई एक्शन। तो यहाँ एबिलिटी तो भूल ही जाइए। दूसरी बात, यहाँ जो आई हुई है बी, क्या आई हुई है, बी स्टेटिव वर्ब होती है, और स्टेटिव वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब कोई एक्शन वर्ब नहीं होती, तो हम वहां एबिलिटी नहीं बता सकते। दूसरी बात, ही मे और कैन बी बास्केटबॉल प्लेयर एज ही इज टोल लाइक ए म्यूल। तो ही इज टोल, वह लंबा है, ही इज टोल लाइक ए म्यूल। तो ये क्या है, बेसिस। ये क्या है, बेसिस, और इसके आधार पर हमने क्या एज्यूम कर लिया कि वो बास्केटबॉल प्लेयर हो सकता है। तो यहां आप एज्यूम कर रहे हो ना, सर्टेन मतलब श्योर तो नहीं हो, सर्टेनिटी तो नहीं है ना किसी चीज को लेकर। तो जब आप यहां श्योर नहीं हो और केवल आप एज्यूम कर रहे हो, और एज्यूम कर रहे हो तो यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या आता है जी, केवल मे आता है, ना कि कैन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही मे बी बास्केटबॉल प्लेयर एज ही इज टोल लाइक ए म्यूल। बहुत सी किताबों में क्या वर्ड के एरर दे रखे कि म्यूल गलत है, इसका मतलब खच्चर वगैरह होता है, तो वो बकवास है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ कैन नहीं होगा, एबिलिटी हम नहीं बता रहे, यहाँ एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना, उस बेसिस के आधार पर यहाँ एज्यूम किया जा रहा है जी। नेक्स्ट देखेगा, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, पीपल कैन और मे कवर लॉन्ग ड्यूरेशंस people can may cover long distances in short durations by air। ठीक है, तो यहां देखो जो पीपल है, कैन और मे कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन शॉर्ट ड्यूरेशंस, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के दौरान। ठीक है,
हम कवर कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस को किसके द्वारा, बाई एयर, ठीक है। तो यहां बताओ कि कैन होगा या मे होगा। देखो अब मैं आपको बताऊं, भाई मान के चलो हमें कहीं 500 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 500 किलोमीटर जाना है, ओके। अब 500 किलोमीटर मान के चलो हम पैदल जा रहे हैं, ठीक है, 500 किलोमीटर हम पैदल जा रहे हैं तो हमें कितना टाइम लग जाएगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ठीक है। भाई पैदल जा रहे हैं कहीं तो क्या लग जाएगा, 500 किलोमीटर में 1 हफ्ता या 2 हफ्ता लग जाएगा। मान के चलो हम बाइक से जा रहे हैं, तो बाइक से जा रहे हैं तो एक दिन तो फिर भी लग जाएगा। भाई मान लो बाइक से जा रहे हैं तो एक एक दिन तो फिर भी लग जाएगा बाइक से। लेकिन मान लो एयर से जा रहे हैं, एयर से क्या होगा, आधा घंटा होगा। भाई एयर से क्या होगा, आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा। तो हमने जो लॉन्ग डिस्टेंस था उसको शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, अब क्या है यहां, मतलब ये क्या है, ये क्या ये पॉसिबिलिटी है, नहीं, ये एक फैक्ट है। भाई ये एक फैक्ट है कि अगर हम पैदल चलेंगे तो भाई ज्यादा टाइम में वो कवर होगी जो डिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम उसको बाइक से चलेंगे थोड़ा कम हो जाएगा, एयर से चलेंगे और कम हो जाएगा। तो ये एक फैक्ट है और ये श्योरिटी है। अगर ये फैक्ट है, श्योरिटी है और यहाँ एज्यूम नहीं किया जा रहा है तो फिर यहाँ मे नहीं होगा, फिर यहाँ क्या नहीं होगा, ठीक है। तो यदि कहीं आप एज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना, वहां पॉसिबिलिटी बता रहे हो, वहां पर यस या नो कुछ भी नहीं है तो वहां पर मे होगा। लेकिन यदि आप सर्टेनिटी कोई एक्शन बता रहे हो या फिर किसी एक्शन को लेकर श्योर हो तो फिर वहां कैन का यूज होगा जी, ठीक है। कैन या कैन नॉट श्योरिटी बताते हैं, ठीक है। चलिए जी कुछ और सेंटेंस देखते हैं। देखिएगा कुछ और सेंटेंसेस है, इनको देखते हैं। देखो, some people dash feel offended with it. Some people dash feel offended with it, ठीक है। यहां आपसे पूछा जा रहा है कैन होगा या फिर मे होगा, ठीक है। ये बताओ, जब तक मैं कुछ और सेंटेंस लिखता हूं सोचो तब तक। सम पीपल डैश फील ऑफेंडेड, फील ऑफेंडेड का मतलब बुरा मानना, ठीक है। तो खुद से सोचो यहाँ क्या आएगा, कैन आएगा, मे आएगा। तब तक कुछ और सेंटेंस देखते हैं। योर पेरेंट्स कैन बी एबल टू बाई यू ए न्यू फोन, ठीक है जी, न्यू फोन। सम पेरेंट्स कैन बी एबल टू बाई यू ए न्यू फोन, योर पेरेंट्स, सॉरी, ठीक है। आई एम नॉट एबल, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू विद दिस बैग, ठीक है जी। आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू विद दिस बैग, या फिर यू कैन solve such questions after your training is over। देखिएगा ये कुछ सेंटेंस है। चलो पहला सेंटेंस तो बड़ा इजी है, योर सम पीपल डैश फील ओफेंडेड विद इट, ठीक है। कुछ लोग मतलब इस बात का बुरा मान जाते हैं। तो बुरा मानना क्या है, मतलब बुरा मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ये बुरा मानना, मतलब फील ऑफेंडेड, ठीक है ना। एबिलिटी ऑफ समबडी या पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग। तो बुरा मानना कोई एबिलिटी तो नहीं है कि उसमें वो एबल है वो बुरा मान जाएगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि वो बुरा मान जाए, ठीक है। तो ये हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है। तो फील ऑफेंडेड एक पॉसिबिलिटी है ना, कि मतलब यहाँ आप एबिलिटी बताओगे। तो खैर यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, मे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कैन यूज नहीं होगा, सोच लेना है आपको। अगर आप एबिलिटी बता रहे हो किसी सेंटेंस में किसी पर्सन की तो कैन, या फिर यदि किसी
एक्शन की पॉसिबिलिटी आप बता रहे हो तो फिर वहां मे होगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट सेंटेंस, योर पेरेंट्स कैन बी एबल टू बाई यू ए न्यू फोन, ठीक है। देखिएगा जी, हालांकि बड़ा इजी है, आप आंसर तो जान ही गए होंगे कि सेंटेंस का आंसर क्या है, तो मैं आपको बता दूं। देखिएगा, योर पेरेंट्स कैन बी एबल टू बाई यू ए न्यू फोन, ठीक है, मतलब तुम्हारे भाई पिताजी, जो तुम्हारे माता पिता हैं वो एबल है, ठीक है ना, दे हैव गुड एबिलिटी, यानी कि उनके पास एबिलिटी है कि वो मतलब उनके पास पैसे हैं और तुम्हें फोन दिला सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, एबिलिटी को हमने कैसे जाना, क्योंकि यहाँ कैन मॉडल है, जो कैन मॉडल होता है वो एबिलिटी बताता है जी सब्जेक्ट की यानी पर्सन की, ठीक है। जो कैन मॉडल होता है उसका प्रयोग ही एबिलिटी को रेफर करने के लिए होता है। जब कैन मॉडल का प्रयोग एबिलिटी को रेफर करने के लिए होता है और जो एबल एडजेक्टिव है ये भी एबिलिटी बताता है, भाई कैन मॉडल का प्रयोग आप एबिलिटी बताने के लिए कर रहे हो तो फिर आप वहां एबल एडजेक्टिव का प्रयोग क्यों करोगे, ठीक है ना। तो याद रखना, कैन जब पहले से ही एबिलिटी बता रहे हैं तो फिर वहां बी एबल टू का यूज नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि एबल एडजेक्टिव है वो भी एबिलिटी बताता है और कैन मॉडल है वो भी एबिलिटी बताता है। जब हमने एबिलिटी को बताने के लिए कैन मॉडल का यूज किया है तो अलग से फिर एबल एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, यदि यहां पर आप कह रहे हो कि हमें तो एबल एडजेक्टिव का ही यूज करना है तो उसको कैसे यूज करेंगे, फिर कैन को हटा दिया जाएगा और क्या होगा, योर पेरेंट्स, ठीक है ना, कैन हट जाएगा, बी की फॉर्म होती है इज एम आर, ठीक है ना, वाज वर, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट की एबिलिटी की बात है तो क्या हो जाएगा, योर पेरेंट्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आर एबल एडजेक्टिव आ जाएगा, यानी फिर ये मतलब योर पेरेंट्स को डिस्क्राइब करेगा, योर पेरेंट्स आर एबल, फिर हो जाएगा टू बाई ए न्यू फोन, ठीक है जी। तो याद रखना, कैन कुड के साथ एबल का यूज नहीं करोगे, बी एबल टू नहीं आएगा, क्योंकि कैन और कुड एबिलिटी बताते हैं इसलिए वहां बी एबल टू नहीं आएगा। यदि आप यदि आप एबल एडजेक्टिव का यूज करना चाहते हो तो फिर आपको कैन या कुड का यूज नहीं करना होगा, ठीक है। चलिए जी, इसी के आधार पर एक दो सेंटेंस में आपको और बताता हूं। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे विल बी लाइकली टू हेल्प यू, मान लो ये लिखा, दे विल बी लाइकली टू हेल्प यू, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है, जरा सोचो, दे विल बी लाइकली टू हेल्प यू। अब एक चीज देखो, हालांकि विल सेल में आगे पढ़ाऊंगा, अभी कैन और मे के मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। तो जो विल सेल होता है मैं आपको बता दूं, विल सेल जो मॉडल होते हैं इनके द्वारा हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं। क्या बताते हैं जी, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रेडिक्शन, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है मतलब प्रेडिक्शन, ठीक है ना, प्रेडिक्शन होता है यानी कोई एक्शन जो लाइकली इवेंट का हो, यानी कोई एक्शन जो लाइकली इवेंट का हो और वो प्रोबेबिलिटी मतलब हमें बतानी हो तो विल सेल का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि वो एक्शन जो लाइकली होते हैं, ठीक है, वो एक्शन जो लाइकली होते हैं उनको बताने के लिए किस मॉडल का यूज होता है जी, विल सेल का यूज होता है। अब एक चीज देखो, यहां पर विल का प्रयोग किया गया है जी, दे विल का प्रयोग किया गया है किस एक्शन के लिए, हेल्प के लिए। तो विल का प्रयोग जिस एक्शन के लिए किया गया है तो वो एक्शन क्या हो गया, हमें पहले ही पता लग गया कि अगर विल का प्रयोग होता है ये एक्शन क्या है, लाइकली। अगर हमें पहले ही पता लग गया कि विल मॉडल का यूज है तो ये एक्शन लाइकली है, तो फिर आप एडजेक्टिव का क्यों यूज कर रहे हो, जो लाइकली है वो एक एडजेक्टिव है। अगर आप विल मॉडल का यूज कर रहे हो और विल मॉडल से हमें पता है उन एक्शन का बोध होता है जो लाइकली होते हैं, तो फिर हम वहां लाइकली यूज मत करिएगा, ठीक है। जैसे कैन कुड के साथ एबल नहीं आता, इसलिए विल और सेल के साथ भी लाइकली नहीं आता। और यदि आप चाहते हो कि हाँ हम लाइकली का यूज करें तो बिल्कुल सिंपल है, क्या हो जाएगा, दे, बी की फॉर्म क्या हो जाएगी, विल हट जाएगा, बी की फॉर्म आर, दे आर लाइकली हो जाएगा जी टू हेल्प हिम, ये हो जाएगा, दे आर लाइकली टू हेल्प हिम। तो समझ गए। तो कैन कुड के साथ एबल मत लिखा करो, विल सेल के साथ लाइकली मत लिखा करो, क्योंकि जो विल सेल मॉडल होते हैं उनका प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए हो जाता है जो होते ही लाइकली एक्शन है, ठीक है। तो फिर आप लाइकली का यूज नहीं करोगे। एक सेंटेंस और देख लेते हैं ऐसे कुछ, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा जी, आई वुड रेदर
प्रेफर, आई वुड रेदर प्रेफर टू स्टे विद यू। देखिएगा ये भी कई बार एरर आ जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो खैर मैं आपको बता दूं कि कुछ फ्रेज होती है, फ्रेज का मतलब होता है एक से ज्यादा वर्ड जिसका मतलब एक कंप्लीट मीनिंग ना हो, ठीक है। तो ऐसे ही देखो वुड रेदर, वुड रेदर होता है, हैड रेदर होता है, ठीक है ना। वुड रेदर, हैड रेदर, ये भी मॉडल फ्रेज होती है, इसको भी मॉडल बोलते हैं। और इसी मॉडल के थ्रू हम इंटेंशन ऑफ प्रेफरेंस बताते हैं, इंटेंशन ऑफ प्रेफरेंस बताते हैं, प्राथमिकता आप किसे देते हैं, ठीक है ना। तो वुड रेदर या हैड रेदर के द्वारा हम प्रेफरेंस का बोध कराते हैं, ठीक है। अब वो प्रेफरेंस किस एक्शन को लेकर है, तो वो प्रेफरेंस है जी स्टे को लेकर, ठीक है ना। तो तुम्हारे साथ स्टे करने के लिए मेरे मतलब प्रेफरेंस है, ये किसने बताया, वुड रेदर ने बताया और आई के इंटेंशन को बताया। अब क्या होता है जो प्रेफर होता है, प्रेफर का प्रयोग भी क्या होता है जी, प्रेफरेंस बताने के लिए ही होता है। जब वुड रेदर ने पहले ही प्रेफरेंस बता दिया है तो आप प्रेफर क्यों यूज करोगे, ठीक है। तो फिर वहां प्रेफर टू यूज नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना ये भी कि कैन कुड के साथ एबल का यूज मत किया करो, विल सेल के साथ लाइकली का यूज मत किया करो। फिर हैड रेदर या वुड रेदर एक मॉडल फ्रेज होती है जो इंटेंशन ऑफ प्रेफरेंस होता है, जिसके द्वारा हम किसी स्पीकर या किसी सब्जेक्ट की प्रेफरेंस बताते हैं। जब हम प्रेफरेंस बता देते हैं तो प्रेफर का यूज मत किया करो, क्योंकि प्रेफर का मतलब भी प्रेफरेंस होता है, ठीक है। तो इन दोनों का यूज मत किया करो। हाँ, यदि आपको यहाँ प्रेफर यूज करना है, यदि आपको यहाँ प्रेफर यूज करना है तो रेदर को हटा दो, फिर क्या हो जाएगा, आई वुड प्रेफर टू स्टे विद यू, फिर ये ऐसे सही हो जाएगा, ठीक है जी। आई वुड प्रेफर टू स्टे विद यू, तो ऐसे प्रेफर से हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो मॉडल्स होते हैं वो इंटेंशन बताने का काम करते हैं, जो इंटेंशन वो बताने का काम करते हैं तो फिर उनके साथ वो एडजेक्टिव नहीं लगाते जो उसी का काम करते हैं, क्योंकि सेम हो जाएंगे फिर, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखिएगा, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू विद दिस बैग। इसमें क्या एरर है, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू विद दिस बैग, ठीक है। इस सेंटेंस को करने के लिए दो एग्जांपल देखते हैं, उससे जरा समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई कैन नॉट, आई कांट सी हेयर, ठीक है ना। आई कैन नॉट सी हेयर, ठीक है। फिर मैंने लिखा आई एम नॉट एबल, आई एम नॉट एबल टू सी हियर। तो यहां देखिएगा जी दोनों सेंटेंस में से क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा जी, ठीक है। देखिएगा अगर मैं दूसरे की बात करूं, आई एम नॉट एबल टू सी हियर, ठीक है। तो इसमें क्या एरर है समझो, एम नॉट यहां लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, एबल यहां एडजेक्टिव है जो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। और जो ये एबल एडजेक्टिव है ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, ना कि एबिलिटी बता रहा है। फिर से समझना, जो सेकंड सेंटेंस में एम नॉट है ये लिंकिंग वर्ब है, सबको पता है लिंकिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है तो इसके साथ एडजेक्टिव आएगा जो एबल आ रहा है। तो एम नॉट यहाँ लिंकिंग वर्ब है और एबल यहाँ एडजेक्टिव है। जो एबल एडजेक्टिव है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, आई को, यानी ये आई को डिस्क्राइब कर रहा है। नॉट एबल टू सी हियर, ये किस एक्शन के लिए बता रहा है इसको, टू सी। तो ये बता रहा है कि आई जो है वो एबल नहीं है देखने के लिए, ठीक है ना। यानी कि मुझ में वो एबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, मुझ में वो एबिलिटी नहीं है देखने की। इसका मतलब ये है कि यहाँ कहना ये चाह रहा है कि आई जो है, स्पीकर जो है वो अंधा है, ब्लाइंड है और वो देख नहीं सकता, ठीक है। तो ये यहाँ परमानेंट डिसेबिलिटी बता रहा है। लेकिन यहां देखो आगे क्या लिखा हुआ है, टू सी हियर, ठीक है ना। तो ये अब परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं हो सकती, यानी कि आई एम नॉट एबल का मतलब क्या हो जाएगी कि इसमें एबिलिटी नहीं है ये काम करने की, मतलब देखने की एबिलिटी नहीं है। इसका मतलब हम क्या माने, आई जो है वो ब्लाइंड है, ठीक है, और परमानेंट डिसेबिलिटी है। लेकिन अब एक चीज, हाँ मैं परमानेंट डिसेबिलिटी मान लेता अगर यहां पर हियर ना होता। अगर यहां हियर है तो इसका मतलब हियर यहां किसी प्लेस को रेफर कर रहा है, ठीक है ना, पर्टिकुलर प्लेस को रेफर कर रहा है। मान लो मैं किसी रूम में गया और उस रूम में अंधेरा है तो वहां मैं नहीं देख सकता, ठीक है ना। मान लो किसी जंगल से जा रहे हैं, वहां सनलाइट नहीं आती, ठीक है ना, या सनलाइट नहीं है, तो फिर वहां मैं मतलब नहीं देख सकता ना। लेकिन वो मेरी परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है, वो मेरी परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है, वो टेम्परेरी इनएबिलिटी है। वो मेरी परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है, वो मेरी टेम्परेरी इनएबिलिटी है, वो मेरी टेम्परेरीनेस है।
ठीक है ना, क्योंकि कुछ टाइम के लिए मैं नहीं देख सकता, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो फीचर मेरे अंदर नहीं बनाया, ठीक है ना, या वो फीचर मेरे अंदर नहीं है कि मैं नहीं देख सकता, क्योंकि हियर का मतलब यहां बता रहा है कोई पर्टिकुलर प्लेस है और वो मैं नहीं देख सकता। तो कुछ रीजन होंगे, कुछ मतलब लाइट की कमी से हो या किसी की भी कमी से हो, ठीक है ना, तो वहां वो टेम्परेरी इनएबिलिटी है, ना कि परमानेंट डिसेबिलिटी है। और एम नॉट एबल लगाने से फिर हम वहां परमानेंट डिसेबिलिटी बताते हैं, लेकिन यहां हियर वर्ड आ गया तो मैं यहां पर हम ये नहीं मान सकते कि ये परमानेंट डिसेबिलिटी है, ये टेम्परेरी इनएबिलिटी है। तो याद रखना, यदि सेंटेंस में टेम्परेरी इनएबिलिटी बताने का काम किया जाता है तो फिर वहां बी नॉट एबल टू नहीं लिखा जाएगा, तो वहां बी नॉट एबल टू नहीं लिखा जाएगा, ये सेंटेंस गलत है। हाँ, फिर वहां कैन नॉट का यूज किया करो, ठीक है। फिर से बता दूं, यदि हम किसी सेंटेंस में किसी वर्ब से टेम्परेरी इनएबिलिटी बताने का काम करते हैं, ठीक है, तो फिर वहां बी नोट एबल टू नहीं आएगा, वहां कांट आएगा, ठीक है, यानी कि कैन नोट आएगा, ना कि बी नोट एबल टू आएगा। बी नोट एबल वहां आएगा जहां परमानेंट डिसेबिलिटी होगी। यदि यहां हियर ना होता तो ये हो जाता आई कैन नॉट सी या आई एम नॉट एबल टू सी, दोनों सही हो जाते। फिर वहां होता वो परमानेंट डिसेबिलिटी है जो मैं पहले से नहीं देख सकता, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ हम बी नोट एबल टू नहीं लगा सकते, क्योंकि वो वहां पर टेम्परेरी इनएबिलिटी को शो कराएंगे, ठीक है। तो कौन सी वर्ब होती है? तो ये कुछ वर्ब ऐसी होती है जो मेंटल प्रोसेस होते हैं, जो फिजिकल मतलब सेंस की वर्ब होती है, ठीक है ना। फिजिकल प्रोसेस या मेंटल प्रोसेस की वर्ब होती है। कैसी होती है? पहले तो सेंस ऑफ ऑर्गेन्स की वर्ब होती है जो हमारी फिजिकल सेंसेज होती है। जैसे कौन सी वर्ब होती है? सेंस ऑफ ऑर्गेन्स की वर्ब होती है, जैसे सी हो गया, हियर हो गया, फील हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया। ये तो होती है सेंस ऑफ ऑर्गेन्स की वर्ब। फिर कुछ वर्ब ऐसी होती है जो हमारे मेंटल प्रोसेस की वर्ब होती है। मेंटल प्रोसेस की वर्ब क्या होती है? जैसे थिंक हो गया, बिलीव हो गया जी, ठीक है ना, गैस हो गया, डिसाइड हो गया, इमेजिन हो गया, ठीक है, इमेजिन हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है ना, एटीसी। कहने का मतलब ये जो वर्ब होती है ये सेंस ऑफ ऑर्गेन्स यानी मेंटल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस मतलब फिजिकल ऑर्गेन्स फिजिकल सेंसेस की वर्ब होती है। तो यदि किसी सेंटेंस में इन वर्ब का यूज हो रहा है तो वो फिर वहां परमानेंट डिसेबिलिटी को नहीं बताया जा सकता, फिर वहां पर क्या होता है? टेम्परेरी इनएबिलिटी को बताया जा सकता है, ठीक है ना। चलो, जैसे सेंटेंस देखो, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू विद दिस बैग। तो आप खुद से देख लो कि मैं डिसाइड नहीं कर पाने में एबल नहीं हूं। इसका मतलब ये इन्होंने क्या बता दिया, इसमें ये फीचर ही नहीं है, मतलब स्पीकर में डिसाइड करने का फीचर ही नहीं है। लेकिन आगे देखो, व्हाट टू डू विद दिस बैग, मतलब मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मतलब डिसाइड नहीं कर सकता कि इस बैग के साथ क्या करूं। तो जो बैग है वो वहां टेम्परेरी है, मतलब कुछ ही समय के लिए ही तो है, वरना डिसाइड तो वो कुछ भी कर सकता है। डिसाइड तो कुछ भी कर सकता है, डिसाइड तो उसके अंदर फीचर है ना, लेकिन जिस समय वो बात की जा रही है उस समय वो फीचर मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी इनएबिलिटी है। यदि टेम्परेरी इनएबिलिटी की बात हो रही है तो फिर बी नॉट एबल टू मत लिखा करो, फिर वहां कैन नॉट लिखा करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू डू विद दिस बैग, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ये क्वेश्चन, चलो इसको ऊपर ही लिख देते हैं जी। देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, यू कैन सोल्व सच क्वेश्चंस, यू कैन सोल्व सच क्वेश्चंस, यू कैन सोल्व सच क्वेश्चंस, यू कैन सोल्व सच क्वेश्चंस आफ्टर योर ट्रेनिंग इज ओवर, ठीक है जी। मान लो ये सेंटेंस है, ठीक है, यू कैन सोल्व सच क्वेश्चंस आफ्टर योर ट्रेनिंग इज ओवर, ठीक है। देखो, यदि ये सेंटेंस यहां तक होता, खैर एक सेंटेंस और लिखो कि वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स इन ईयर्स टू कम। देखो, ये दो सेंटेंस है, पहले देखेगा
यदि सेंटेंस इतना होता है यू कैन सोल्व सच क्वेश्चंस, ठीक है, तो हम क्या कह देते हैं कि मतलब यू कैन सोल्व सच क्वेश्चंस का मतलब हो जाता है कि भाई उन क्वेश्चन को सोल्व करने की उसमें एबिलिटी है, ठीक है, तो कैन यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाता। अब देखो, अब मैं कैन को मतलब रोंग क्यों बता पा रहा हूँ, अब समझो यहाँ, मतलब इसको रोंग बताने के पीछे वजह क्या है। जैसे यू कैन सोल्व सच क्वेश्चंस आफ्टर योर ट्रेनिंग इज ओवर, आफ्टर यहां दोनों क्लोज को जोड़ रहा है, तो आफ्टर यहां कंजंक्शन है और ये कंजंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है जी। आफ्टर जो है ये कंजंक्शन ऑफ टाइम है और ये जिस क्लोज को जोड़ रहा है, मतलब आफ्टर के बाद जो क्लोज आ रही है वो टाइम, वो क्लोज क्या बता रही है, टाइम। यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग का ओवर होना एक टाइम है और इस टाइम में ये एक्शन क्या होगा जी, इफेक्टिव होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन सोल्व करने का एक्शन है, ये एक्शन ट्रेनिंग के ओवर होने पर ही तो इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो अब एक चीज बताओ, आफ्टर यहाँ कंजंक्शन ऑफ टाइम है और ये क्लोज टाइम बता रही है, तो ये पूरी जो है ये क्लोज, ये टाइम से रिलेटेड क्लोज है। तो आफ्टर योर ट्रेनिंग इज ओवर क्या है भाई, एक बात बताओ, जो टाइम, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यदि, हालांकि टेंस का कॉन्सेप्ट है वहीं पढ़ेंगे, वैसे बता रहा हूं कि यदि किसी टाइम से रिलेटेड क्लोज में, यदि किसी टाइम से रिलेटेड क्लोज में प्रेजेंट टेंस आता है तो हमेशा वो टाइम फ्यूचर होता है। फिर से बता दूं, यदि किसी टाइम क्लोज में प्रेजेंट टेंस आता है तो वो टाइम फ्यूचर होता है, ओके जी, फ्यूचर होता है। तो आफ्टर योर ट्रेनिंग इज ओवर, ये टेंस प्रेजेंट है, और दूसरी बात ट्रेनिंग ओवर होने के बाद ही तो उसमें वो एबिलिटी आएगी क्वेश्चन सोल्व करने की। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये टाइम है वो क्या है जी, फ्यूचर है। तो ये टाइम फ्यूचर है, तो हम कह सकते हैं कि यू कैन सोल्व सच क्वेश्चंस, यहां पर एबिलिटी बताई जा रही है यू की, लेकिन ये एबिलिटी प्रेजेंट की नहीं है, ये एबिलिटी फ्यूचर की है। तो ये क्या हो जाएगी, जो एबिलिटी है ये किसकी है जी, फ्यूचर टाइम की है। तो याद रखना, जो कैन या कुड होता है, कैन हमेशा एबिलिटी बताता है प्रेजेंट टाइम में, कैन का यूज हम करते हैं एबिलिटी बताने के लिए प्रेजेंट टाइम में, कुड यूज होता है जी पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, लेकिन यहां एबिलिटी बताई जा रही है फ्यूचर की, तो कैन तो यूज यहां नहीं होगा। तो याद रखना, अगर फ्यूचर की एबिलिटी बतानी हो तो विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू लिखा करो, तो यहां क्या हो जाएगा, यू विल बी एबल टू सोल्व सच क्वेश्चंस आफ्टर योर ट्रेनिंग इज ओवर। तो यानी यहां पर जो एबिलिटी बताई जा रही है वो फ्यूचर की बताई जा रही है, क्योंकि कैन प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है, तो यहां पर कैन गलत हो गया, हमें यहां पर फ्यूचर की एबिलिटी बताने के लिए मॉडल चाहिए था, और वो होता है विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू, ठीक है। आईवी के साथ शैल लगा दिया करो, बाकी सबके साथ विल लगा दिया करो, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, यू विल बी एबल टू सोल्व सच क्वेश्चंस आफ्टर योर ट्रेनिंग इज ओवर, ओके जी। नेक्स्ट देखिएगा, वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स इन ईयर्स टू कम, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स, कि यहां जो फ्लाई लाइक बर्ड्स है, जो मतलब पक्षियों की तरह उड़ना है, यहां हम एबिलिटी बता रहे हैं या फिर पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, जरा ये समझो, एबिलिटी बता रहे हैं या पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। अगर कोई कुछ स्टूडेंट्स यहां ये सोच रहा हो कि यहां पॉसिबिलिटी बताने का काम है, तो जरा समझो, ठीक है। मान लो अगर यहां पॉसिबिलिटी बताने का काम कर रहे हो, ठीक है ना, सोच रहे हो, तो एक चीज बताओ, मान लो मैं कोई यहां स्ट्रक्चर लिखूं कि जो पॉसिबिलिटी होती है वो एबिलिटी से पहले आती है बाद में, यानी पॉसिबिलिटी और एबिलिटी ऐसा स्ट्रक्चर होगा, या फिर जो एबिलिटी है उसके बाद पॉसिबिलिटी आएगी। तो जरा सोचो, यानी पॉसिबिलिटी परसीड्स एबिलिटी या फिर एबिलिटी परसीड्स पॉसिबिलिटी। तो पहले क्या होता है, पहले पॉसिबिलिटी आती है या एबिलिटी? भाई ये तो तुम्हें पता ही होगा, मान लो कोई स्थान है और उस पर एक डॉग वहां पर एक डॉग बैठा है और एक कौवा बैठा है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, मान लो एक डॉग बैठा और एक डॉग बैठा हुआ है और एक कौवा बैठा हुआ है, ठीक है। मान लो मैंने एक पत्थर मारा, तो जब मैंने पत्थर मारा तो उड़ेगा कौन, डॉग या फिर क्रो यानी कौवा? बताओ आप ही। अरे भाई जब हम पत्थर मारेंगे तो उड़ेगा तो वो जिसमें एबिलिटी होगी, भाई उड़ेगा तो वो जिसमें एबिलिटी होगी। अब जिसमें एबिलिटी नहीं है वो क्या उड़ेगा, डॉग थोड़े उड़ जाएगा, पंख थोड़े लग जाएंगे, ठीक है ना। तो खैर फिर से बता रहा हूं,
याद रखो, अब तुम्हें पता लग गया होगा यदि मैं पूछूं कि एबिलिटी और पॉसिबिलिटी में से पहले क्या आएगा, क्योंकि सबसे पहले तो एबिलिटी ही होती है, उसके बाद ही तो पॉसिबिलिटी होगी। मान लो किसी इंसान में एबिलिटी ही नहीं है तो पॉसिबिलिटी पहले कैसे आ जाएगी, ठीक है ना भाई। मान लो किसी इंसान में एबिलिटी है तो उस काम को करने की पॉसिबिलिटी बाद में ही तो होगी। मान लो कोई इंसान एबल ही नहीं है कुछ करने के लिए तो फिर भी वो काम हो सकता है क्या, फिर तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए याद रखना हमेशा एबिलिटी प्रोसीड्स पॉसिबिलिटी, तो एबिलिटी के बाद पॉसिबिलिटी होता है जी, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि पहले पॉसिबिलिटी होती है बाद में एबिलिटी होती है, समझ रहे हैं। अब एक चीज समझो, वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स, हम पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं। तो यहां अगर कोई पॉसिबिलिटी बता रहा है इसका मतलब हम में एबिलिटी है उड़ने की। अब हमारे पास पंख तो नहीं है तो इसका मतलब एबिलिटी तो यहाँ नहीं है, तो पॉसिबिलिटी तो होने से रही, पॉसिबिलिटी का तो मतलब ही कुछ नहीं है। तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं, यहाँ हम एबिलिटी बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन एबिलिटी अब ये देखो, क्या हम उड़ सकते हैं, मतलब अब उड़ सकते हैं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में तो नहीं उड़ सकते, ठीक है ना, ग्रेविटी के कारण। तो लेकिन इन ईयर्स टू कम का मतलब है हो सकता है आने वाले सालों में उड़ सकते हैं। तो इन ईयर्स टू कम का मतलब ये टाइम क्या बता रहा है जी, ये टाइम बता रहा है फ्यूचर। अगर ये फ्यूचर है तो ये एबिलिटी भी किसकी है जी, फ्यूचर की। अगर फ्यूचर की एबिलिटी है तो फिर क्या होगा, कैन नहीं होगा, शैल बी एबल टू होगा जी। समझ में आया। तो यहां शैल बी एबल टू लिखा करो। फिर से बता दूं, जो कैन होता है वो प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है, लेकिन अगर हमें फ्यूचर की एबिलिटी बतानी होती है तो फिर वहां क्या आता है, विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू आता है जी। ओके चलिए जी, यहां तक हुआ। आगे देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दोज हु फिनिश द टेस्ट कैन और मे लीव नाउ, ठीक है जी। दोज हु हैव फिनिश्ड द टेस्ट, सॉरी ये क्या आ जाएगा, दोज हु हैव फिनिश्ड द टेस्ट, दोज हु हैव फिनिश्ड द टेस्ट कैन या मे लीव नाउ। नेक्स्ट देखिएगा, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू मे वोट आफ्टर यू आर 18, ठीक है। मतलब मैंने एक थर्ड सेंटेंस लिखा, यू कैन गो होम आफ्टर द सनसेट्स, आफ्टर द सनसेट्स। एक फोर्थ सेंटेंस लिखा, यू कैन सी स्टार्स, यू कैन सी स्टार्स आफ्टर द सनसेट्स। देखिएगा, मान लो ये सेंटेंस है, दोज हु हैव फिनिश्ड द टेस्ट कैन या मे लीव नाउ। तो अब एक चीज देखो, हम इस सेंटेंस में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, एबिलिटी ऑफ समवन या पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग। दोज हु हैव फिनिश्ड द टेस्ट कैन मे लीव नाउ। तो साफ दिखाई दे रहा है, ना तो ये एबिलिटी है और ना ही ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है जी भाई। ना तो ये एबिलिटी ही है ना ही पॉसिबिलिटी ही है। तो दोज हु हैव फिनिश्ड द टेस्ट कैन या मे लीव नाउ। अब यहां देखेगा भाई, जिन्होंने टेस्ट फिनिश कर लिया है वो जा सकता है, तो ये ना तो एबिलिटी और ना ही पॉसिबिलिटी, ये परमिशन दी जा रही है। क्या दी जा रही है, परमिशन। तो आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जो कैन होता है या मे होता है, इनका यूज हम परमिशन के लिए भी करते हैं। तो इनका यूज हम परमिशन के लिए भी करते हैं, कैन और मे मॉडल का यूज परमिशन के लिए भी किया जाता है। जैसे मे आई कम इन, मे आई सिट हेयर, ठीक है ना। तो कैन और मे का यूज पॉसिबिलिटी और एबिलिटी बताने के अलावा परमिशन के लिए भी किया जाता है। बस फर्क ये होता है, जो कैन का यूज होता है परमिशन के लिए इनफॉर्मल सिचुएशन में। इनफॉर्मल सिचुएशन का मतलब है जहां हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती है, ठीक है ना। कैन का यूज परमिशन के लिए तब किया जाएगा जब हमें वहां पर फॉर्मेलिटी नहीं की मतलब करनी पड़ेगी। लेकिन जहां हमें फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, मान लो कोई ऐसा स्थान है या कोई
ऐसा पर्सन है जिसके सामने हमें फॉर्मल होना पड़ेगा, यानी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, तो उस सिचुएशन में मे का यूज होगा। फॉर्मेलिटी का मतलब होता है जहां हमें पोलाइटनेस, ठीक है ना, दिखानी पड़ती है, पोलाइटनेस, ठीक है। तो कैन का यूज होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है जैसे फ्रेंड सर्कल हो गया, घर हो गया, तो वहां इनफॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन अगर आप बाहर कंपनी में जा रहे हो, किसी सर के सामने जा रहे हो, तो वहां आपको फॉर्मेलिटी दिखानी पड़ती है, तो फॉर्मल सिचुएशन में आप मे का यूज करते हो परमिशन के लिए, ठीक है जी। तो ये होता है इनका मतलब डिफरेंस, जब हम इनका यूज परमिशन के लिए करते हैं, कैन और मे का यूज, ठीक है। अब यहां देखो, दोज हु हैव फिनिश्ड द टेस्ट कैन या मे लीव नाउ, ठीक है। तो यहां देखो ये मतलब क्या है, ये पर्सनल मतलब परमिशन है कि भाई जिन्होंने टेस्ट फिनिश कर लिया वो जा सकता है। अब यहां क्या है, अब यहां पर आप कैन भी यूज कर सकते हो और मे भी यूज कर सकते हो। कैन यूज करोगे कि तो वहां मानना पड़ेगा इनफॉर्मल सिचुएशन है, और मे यूज कर रहे हो तो वहां फॉर्मेलिटी दिखाने की जरूरत है, तो वहां हमने वहां फॉर्मेलिटी दिखाई, ठीक है। खैर, तो यहां कैन और मे दोनों सही है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेगा, यू मे वोट आफ्टर यू आर 18, ठीक है, आफ्टर यू आर 18। अब एक चीज, अब यहां सोचो, ठीक है ना, अब यहां क्या है, यू मे वोट आफ्टर यू आर 18, यहां एबिलिटी ऑफ समबडी है, या पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग है, ये परमिशन टू समवन है, क्या है, वोट करना। यू मे वोट आफ्टर यू आर 18। अगर यहां कुछ लोग समझ रहे हो कि वोट करना एक एबिलिटी है या फिर पॉसिबिलिटी है, तो समझो, देखो, चलो मान लो अगर हम ये माने कि वोट करना एक एबिलिटी है, तो समझो, मान लो कोई 5 साल का बच्चा है और इलेक्शन चल रहे हैं और किसी दिन वोट डल रही है, ठीक है, और वो वोट डालने चला गया 5 साल का बच्चा, ठीक है। तो क्या 5 साल का बच्चा कोई बटन प्रेस नहीं कर पाएगा? क्या उसमें वो एबिलिटी नहीं है कि वो अंदर जाकर मतलब वोट डाल सके? भाई बटन तो प्रेस कर ही सकता है ना, 3 साल का बच्चा भी बटन प्रेस कर सकता है, वो आराम से होता है, वो तुरंत वोट डल जाती है। तो एबिलिटी तो उसमें ही भी होती है भाई, 2 साल के बच्चे में, 3 साल के बच्चे में, 10 साल के बच्चे में एबिलिटी तो होती है ना, एबिलिटी तो है वो बटन प्रेस करने की। लेकिन उसे बटन प्रेस करने कौन देगा? भाई मान लो 18 साल से नीचे है, तो क्या उसे कोई बटन प्रेस करने देगा? नहीं। तो वहां अलाउ किया जाता है, ठीक है ना, वो परमिशन ग्रांटेड होती है, वो परमिशन ग्रांटेड होती है। तो यहां एबिलिटी की बात नहीं है, यहां परमिशन की बात है, ठीक है ना। वोट करना अगर एबिलिटी होता तो हर कोई वोट कर देता। चलो घर में 10 चलो घर में 10 व्यक्ति हैं, 4 18 साल से ऊपर है, तो 6 18 साल से नीचे है, तो 10 के 10 में वो एबिलिटी है। मान लो सब 5 साल से ऊपर है, तो सब में वो एबिलिटी है कि वो बटन प्रेस कर देगा, वो 10 वोट हो जाएगी। लेकिन नहीं, वहां पर वोट डालने के लिए परमिशन पहले से ही ग्रांटेड होती है कि वोट डालने का अधिकार उनको होगा जो 18 के होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो बात है वो एबिलिटी की नहीं है, यहां पर बात परमिशन की है। लेकिन अब ये परमिशन उस परमिशन से अलग है जो हमने पहले सेंटेंस में देखा, वो तो पर्सनल परमिशन है, लेकिन ये परमिशन जनरल परमिशन है। ये परमिशन कैसी है जी? ये परमिशन जनरल परमिशन है। जनरल, जनरल का मतलब होता है कि हमें ये परमिशन किसी से मांगनी नहीं होती। जैसे मान लो मैं किसी को कहूं कि यू कैन गो होम नाउ, तुम अब जा सकते हो, तो कोई मुझसे परमिशन मांग रहा है कि कैन आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूं, कैन आई सोल्व द क्वेश्चन, क्या मैं सोल्व कर सकता हूं, तो वो होती है पर्सनल परमिशन, वो होती है पर्सनल परमिशन जो हम किसी से मांगते हैं। लेकिन ये ऐसी परमिशन है जो ऑलरेडी ग्रांटेड होती है, ठीक है ना, ये परमिशन हमें किसी से मांगनी नहीं होती है और ये जनरल परमिशन होती है। तो याद रखना, यदि जनरल परमिशन की बात हो जो पहले से ही ग्रांटेड होती है, जो पहले से ही ग्रांटेड होती है, तो फिर वहां मे मॉडल का यूज नहीं होगा, तो फिर वहां जी क्या होगा, कैन मॉडल का यूज होगा। याद रखना, ऐसी परमिशन जो ग्रांटेड होती है, ठीक है ना, जो जनरल परमिशन होती है, लॉ होते हैं, रूल होते हैं, नियम होते हैं, तो वहां पर कैन का यूज होगा जी, ठीक है। तो याद रखना, बाकी जो पर्सनल है वो मैंने बताई दिया, वहां हमें परमिशन मांगनी होती है, तो वहां कैन में कुछ भी यूज कर लो। कैन का यूज करोगे तो सिचुएशन इनफॉर्मल होगी, मे का यूज करोगे तो इसका मतलब वहां हमें फॉर्मेलिटी दिखाने की जरूरत है, तो वहां मे यूज कर लेंगे। लेकिन ऐसी परमिशन जो ऑलरेडी ग्रांटेड होती है, वो हमें किसी से मांगनी नहीं होती है, वो एक रूल होता है, ठीक है, वो एक लॉ होता है, तो फिर वहां पर हमें कैन का यूज करना होता है। मान लो 2 सेंटेंस है, यू डैश स्टे, यू डैश स्टे विद अस, और यू डैश अप्लाई फॉर दिस जॉब इफ यू आर एलिजिबल। मान लो ये सेंटेंस है और दोनों में पूछा जा रहा है
भाई ये तो सबको पता है कि यहाँ परमिशन वगैरह की बात है, ठीक है ना। अगर परमिशन की बात है तो दोनों परमिशन में क्या अंतर है? क्या कैन और मे दोनों सेंटेंस में कोई भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई एक ऊपर कोई एक नीचे हो सकता है? देखो तो जरा, देखो मैं बताऊं, यू डैश स्टे विद अस, तो सबको पता है कोई जनरल परमिशन नहीं है कि ये पर्सनल है कि तुम मतलब अब भाई हमारे साथ ठहर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां अगर बात इनफॉर्मल की है तो कैन, और फॉर्मल की है तो मे, तो यू कैन स्टे विद अस और यू मे स्टे विद अस, तो यहां कोई भी सही हो जाएगा। लेकिन यू अप्लाई फॉर दिस जॉब, तुम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो इफ यू आर एलिजिबल, यदि तुम एलिजिबल हो। भाई मान लो कोई अप्लाई हम करते हैं जॉब के लिए तो वहां कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ नियम होते हैं जो पहले से ही ग्रांटेड होते हैं, वहां हमें किसी से कोई परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ग्रांटेड होती है। अगर वो पहले से ग्रांटेड होती है तो ये मतलब जनरल परमिशंस होती है, तो फिर यहां पर कैन यूज होगा, मे यूज नहीं होगा जी, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए खैर, ये दो सेंटेंस होंगे। यू कैन गो होम आफ्टर द सनसेट्स और यू कैन सी स्टार्स आफ्टर द सनसेट्स, इन दोनों में क्या अंतर है पहले ये समझो। पहले ऊपर देखो, यू कैन गो होम आफ्टर द सनसेट, मतलब तुम घर जा सकते हो सनसेट होने के बाद, ठीक है। तो घर जाना क्या है? परमिशन, एबिलिटी या पॉसिबिलिटी? सबको पता है परमिशन है। तो पहले सेंटेंस में जो कैन का यूज हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है जी? परमिशन के लिए हो रहा है, ठीक है। चलो खैर, दूसरे सेंटेंस में यू कैन सी स्टार्स आफ्टर द सनसेट्स, भाई तुम स्टार तभी देख सकते हो जब सूर्य छिपेगा, तभी तो देख सकते हो, और ये कोई परमिशन तो नहीं है, ये होता ही तभी है। भाई मान लो जब स्टार नहीं दिखते, मतलब जब सूर्य छिप जाता है तभी तो स्टार दिखते हैं, पहले तो नहीं दिखते। तो यहां पर ये कोई परमिशन नहीं है, यहां ये क्या है जी? एबिलिटी, ठीक है ना। वो एबिलिटी तभी होगी। अब एक चीज बताओ, आफ्टर जो होता है ये कंजंक्शन है टाइम से रिलेटेड, और इस कंजंक्शन के बाद जो ये टाइम आ रहा है इसमें कौन सा टेंस है जी? प्रेजेंट। तो यदि टाइम क्लोज में प्रेजेंट टाइम होता है, मतलब प्रेजेंट टेंस होता है, तो हमेशा वो टाइम क्या होता है जी? अभी बताया तो फ्यूचर होता है। यदि ये फ्यूचर है तो ये जो परमिशन है ये फ्यूचर की है, और जो ये एबिलिटी है ये भी फ्यूचर की है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो एबिलिटी होती है वो कैन के द्वारा जब एबिलिटी बताई जाती है तो वो प्रेजेंट की होती है। यदि हमें फ्यूचर की एबिलिटी बतानी होती है तो फिर वहां कैन का यूज नहीं होता, वहां फिर विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू का यूज होगा। तो नीचे में कैन गलत हो गया। लेकिन क्या ऊपर कैन गलत है? नहीं, क्योंकि यहां कैन का यूज परमिशन के लिए है, और परमिशन होते ही फ्यूचर में है। मैं मान लो कोई परमिशन दे रहा हूं तो वो होंगे ही फ्यूचर में। तो अगर ये कह रहे हैं यू कैन गो होम आफ्टर द सनसेट्स, मतलब सूर्य के छिपने के बाद ही मतलब तुम घर जा सकते हो, तो ये परमिशन है, परमिशन फ्यूचर में मतलब फ्यूचर के लिए ही होती है, सबको पता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो कैन का यूज केवल फ्यूचर में तभी गलत होगा जब कैन का यूज हम एबिलिटी को बताने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब कैन का यूज परमिशन के लिए होता है तो वो होता ही फ्यूचर में है, तो इसलिए फिर वहां फ्यूचर में वो सही भी हो जाएगा, ठीक है। तो खैर, आज मैंने आपको बताया कैन और मे में क्या डिफरेंस होता है, जरा बारीकी से बताओ और डिटेल से बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी मतलब मॉडल के ऊपर रहेगी, तो पहले मॉडल पढ़ेंगे और फिर नया टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।